फूटा घड़ा। ये कहानी है मुरली किसान की, जो बहुत ईमानदार, शरीफ और मेहनती किसान था। मुरली अकेला ही रहता था। उसके आगे पीछे कोई नहीं था, न माता पिता न कोई भाई बहन। बेचारा दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। गर्मियों के दिन चल रहे थे। बारिश न होने के कारण हर तरफ पानी की कमी हो गई थी और सूखा पड़ गया था। पानी के बिना खेतों में फसल और बाग बगीचों में फूल नहीं हो रहे थे। लोग पानी के लिए मर रहे थे। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि पानी के बिना फसल होगी भी। मुरली के साथ सारे लोग बारिश के लिए उदास थे। एक दिन की बात है, मुरली खेत से काम करके शाम को घर आया। ये गर्मी, इस गर्मी ने तो सबको बेहाल कर रखा है। बहुत प्यास लग रही है। घर में तो पानी भी नहीं होगा, और अगर होगा भी तो गर्म पानी होगा। ऐसा करता हूँ, पड़ोसियों से पीने के लिए ठंडा पानी ले आता हूँ। जब भी मुरली काम से लौटता तो हर रोज ठंडा पानी अपने पड़ोसियों के घर से लेकर पीता था, क्योंकि पड़ोसियों के घर में नया नया फ्रिज आया था। भाभी, ओ भाभी, थोड़ा सा ठंडा पानी मिलेगा? खेतों से लौटा हूँ तो बहुत प्यास लग रही थी। ठंडा पानी पीने का बहुत मन हो रहा है। आय हाय मुरली भैया, तुमने क्या यहाँ कोई ठंडे पानी का भंडार समझ कर रखा है क्या, जो चले आते हो हर रोज ठंडा पानी मांगने? हमने नया नया फ्रिज क्या ले लिया? तुम तो हर रोज फ्रिज का पानी मांगने ही चले आते हो। ऐसे तो हमारे फ्रिज को ही नजर लग जाएगी। इतना ही शौक है ठंडा पानी पीने का तो नया फ्रिज क्यों नहीं ले लेते अपना? ऐसे अच्छा थोड़ी लगता है रोज रोज किसी से ठंडा पानी मांगना। अरे भाभी, मैं तो पड़ोसन मुरली को ठंडे पानी के लिए खूब खरी खोटी सुनाती है और उसे बिना पानी दिए ही वहाँ से वापस उल्टे पांव भेज देती है। मुरली शर्मिंदा होकर वहाँ से वापस लौट आता है। ये क्या किया रानी तुमने? किसी को अपने घर से बिना पानी पिलाए भेज दिया। बहुत गलत किया तुमने। क्या तुम जानती नहीं हो कि कभी भी किसी को अपने घर से बिना पानी पिलाए नहीं भेजना चाहिए? पानी पिलाना तो कितना पुण्य का काम होता है। और वैसे भी मुरली तो कितना भला इंसान है। दूर दूर तक मुरली के भलाई के चर्चे हैं। बड़ा तरस आ रहा है तुम्हें इस करम जले मुरली पर। इतना ही अच्छा होता तो आज अकेले नहीं पड़ा होता। ये पूरे परिवार को खा गया ना। खानदान में न माता है, न पिता है, न कोई भाई बहन। देखो जी, मुझे इस मुरली से तुम्हारी यारी दोस्ती अच्छी नहीं लगती है। बहुत ही अभागा लगता है ये मुरली मुझे। मैं कह देती हूँ, दोबारा घर में ये पानी मांगने के लिए नहीं आना चाहिए। दुखी होकर प्यासा मुरली अपने घर चला जाता है। तभी मुरली सोचने लगता है, गर्मी तो बहुत पड़ रही है और ऐसी गर्मी में ठंडे पानी की बहुत जरूरत है। फ्रिज तो मैं ले नहीं सकता, मेरी इतनी औकात नहीं है। हाँ, ऐसा करता हूँ, मैं ठंडे पानी के लिए कल जाकर घड़ा ले आता हूँ। घड़े में पानी रखूंगा तो उसमें पानी ठंडा रहेगा, और घड़े का पानी तो मेरे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। अगले दिन मुरली खेत जाने से पहले सुबह सुबह घड़ा लेने कुम्हार के पास चला जाता है। वहाँ मुरली को एक घड़ा पसंद आता है। जैसे ही मुरली उस घड़े को हाथ में लेता है, वो देखता है कि नीचे से तो घड़ा फूटा हुआ है। भाई साहब, मुझे ये घड़ा बहुत पसंद आ गया है। मुझे ये घड़ा लेना है, और इस घड़े के साथ मुझे एक और घड़ा दे दो। अरे भाई, ये तो फूटा हुआ घड़ा है जो बहुत लंबे समय से यहाँ पर पड़ा था। इसे कोई भी नहीं ले रहा था। तुम्हें ये घड़ा कैसे पसंद आ गया? बस यूं ही, मुझे ये घड़ा बहुत अच्छा लगा तो मैंने सोचा इस घड़े को खरीद लूं। मुरली की बातें जब फूटा घड़ा सुनता है तो वो सुनकर बहुत दुखी और साथ में खुश भी हो जाता है कि इतने लंबे समय से उसे कोई भी नहीं ले रहा था, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। आज पहली बार किसी ने उसकी तरफ देखा और उसे खरीद लिया। फिर मुरली उस फूटे घड़े के साथ एक सही घड़ा भी साथ में घर ले आता है। अब मुरली घाट से दोनों घड़ों में पानी भर कर लाता है। जब मुरली घर पहुंचता है तो वो देखता है कि सही घड़े में तो ऊपर तक पानी भरा हुआ है, लेकिन फूटे घड़े में पानी आधा हो चुका था। बाकी पानी रास्ते में घड़े से निकल चुका था। अरे ये क्या, इसमें से तो पानी आधा निकल चुका है। चलो कोई बात नहीं, अब मैं खेत जाऊंगा। शाम को घर वापस आकर अपने घड़ों में से थोड़ा ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। अरे भाई, तुम तो किसी काम के नहीं हो। तुम तो फूटे हुए हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती अपने होने पर? क्यों भाई, तुम ऐसा क्यों कहते हो? तुम्हारे अंदर तो पानी ही नहीं टिकता। मालिक ने पानी लाया और घर पहुंचने तक तुम्हारे अंदर आधा ही पानी रह गया। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है अगर मैं फूटा हूँ? और वैसे भी मालिक को मैं पसंद आ गया था। मालिक मुझे खुद खरीद के लाए हैं। देख लेना, थोड़े दिन में मालिक को तुमसे चिढ़ होने लगेगी। जब वो देखेंगे हर रोज घर तक पहुंचने तक तुम्हारे अंदर पानी ही नहीं टिकता है, तो वो तुम्हें खुद उठाकर घर से बाहर फेंक देंगे। ऐसा ना बोलो भाई, मैं फूटा हूँ, इससे बुरी और क्या किस्मत हो सकती है मेरी। पर मैं कौन सा चाहता हूँ कि मालिक को मैं आधा पानी दूं। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह मालिक को ज्यादा पानी दूं। इस तरह से हर रोज मुरली दोनों घड़ों में घाट से पानी लाता। सही घड़े में पानी भरा रहता और फूटे घड़े में हमेशा घर तक आधा ही पानी बचता। एक दिन की बात है, फूटा घड़ा सही घड़े के तानों से दुखी होकर मुरली से कहता है, मालिक,
मेरे तो यही समझ में नहीं आता कि आप क्यों हर रोज मुझे घाट तक पानी के लिए ले जाते हैं, जबकि आपको पता है कि आप जितने भी कोशिश करेंगे मुझे घर तक भरा हुआ कभी नहीं पाएंगे। घर तक पहुंचते पहुंचते मैं आधा हो जाऊंगा। मालिक, मैं अपने होने पर बहुत दुखी हूँ, बहुत पछताता हूँ। आप ऐसा कीजिए, मुझ जैसी बेकार चीज को उठाकर घर से बाहर फेंक दीजिए। मैं आपकी किसी काम की चीज नहीं हूँ। आप ऐसा कीजिए, मेरी जगह जाकर एक और सही घड़ा ले आइए जो आपके काम आ सके, आपको भर के पानी दे। अरे तुम क्यों दुखी होते हो? कोई भी चीज बेकार नहीं होती है। मैंने अगर तुम्हें खरीद के अपने घर लाया है और हर रोज मैं तुम्हें पानी के लिए ले जाता हूँ, इसका मतलब है कि मुझे तुम पर यकीन है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। सुनो, जैसा जैसा मैं कहता हूँ तुम ठीक वैसा ही करो। मैं हर रोज तुम्हें घाट पर पानी लेने ले जाया करूंगा। तुम दुखी ना होना। बस रास्ते चलते चलते फूलों की तरह देखना और फूलों को देखकर अपने मन को शांत रखना और उन्हें देखकर खुश होना। ना जाने क्यों मालिक, आपको मुझ जैसे फूटे घड़े पर यकीन है। मैं सही घड़ा मालिक को हर रोज इतना पानी देता हूँ, तब भी मालिक मेरी कभी भी प्रशंसा नहीं करते हैं जितनी इस फूटे घड़े की कर रहे हैं। मुरली फिर से दोनों घड़ों को घाट पर पानी के लिए ले जाता है। मुरली ने जैसा जैसा फूटे घड़े से कहा था कि रास्ते में घर वापस लौटते समय फूलों को देखकर खुश रहना, ठीक वैसे ही फूटा घड़ा रास्ते में घर लौटते समय फूलों को देखता है और फूलों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। फूलों को देख देख कर घड़े के आधे कष्ट कम हो जाते हैं। इस तरह से हर रोज ये सिलसिला जारी रहा। मुरली घाट पर दोनों घड़ों को पानी के लिए ले जाता और फूटा घड़ा घर लौटते समय फूलों को देखकर अपने मन को खुश और शांत करता। फिर एक दिन की बात है। देखो भाई, मुझे तो लगता है मालिक ने तुम पर तरस खाकर ही तुम्हें घर में रखा है, वरना उन्हें तो तुमसे कोई फायदा ही नहीं है। इस बात को तुम समझ लो। सही घड़े की बात हमेशा फूटे घड़े को दुखी कर जाती थी और आज फूटे घड़े ने ये ठान लिया था कि वो अपने मालिक से जानकर ही रहेगा कि मालिक को उससे क्या फायदा हो रहा है, मालिक ने आखिर क्यों उसे रखा है। फिर जब शाम को मुरली घर लौटता है तो फूटा घड़ा उससे कहता है, मालिक, आज मैं आपसे जानकर ही रहूंगा कि आखिर आपको मुझसे क्या लाभ है, आपने मुझे क्यों रखा है। मुझे तो ये लगता है कि कहीं आपने मुझ पर तरस खाकर ही अपने पास तो नहीं रखा है। बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें तरस खाकर अपने पास नहीं रखा है। आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे तुमसे क्या लाभ हो रहा है। तुम्हें याद है, मैंने एक दिन तुमसे कहा था कि तुम अपने आप को बेकार की चीज मत समझो और घाट से घर लौटते समय तुम फूलों को देखकर अपने मन को खुश करो। क्या तुम जानते हो, बगीचे में लगे हुए हर फूल तुम्हारी ही देन है। जब से गर्मी में पानी की कमी हो रही थी, हर तरफ सूखा पड़ रहा था, तो मेरे बगीचे में फूल भी सूख गए थे। लेकिन जब से तुम मेरे घर आए हो, इन फूलों में तुम्हारी वजह से जान आई है। आगे मुरली फूटे घड़े को बगीचे में लगे हुए सारे फूल दिखाता है और कहता है कि ये उसी की देन है। घाट से घर लौटते समय घड़े से जितना भी पानी गिरता था वो फूलों के बीज पर गिरता था। आगे मुरली कहता है कि अगर आज ये फूल हैं तो केवल फूल घड़े के पानी से ही है। इन फूलों से जो बीज निकलेगा मुरली उसे बाजार में जाकर बेचेगा, जिससे उसे लाभ ही लाभ होगा। मुरली के मुंह से ये सब सुनकर फूटा घड़ा बहुत खुश हो जाता है। देखो भाई, तुम तो हमेशा मुझे ताना मारा करते थे। तुम हमेशा कहा करते थे कि तुम सही घड़े हो और मालिक को ज्यादा फायदा देते हो, पानी भर के देते हो, और मैं फूटा हूँ, मैं बेकार चीज हूँ, मैं मालिक के किसी काम की चीज नहीं हूँ और मालिक ने मुझे तरस खाकर रखा है। देख लिया ना तुमने, मैंने कितना बड़ा काम कर दिखाया है। मैंने मालिक के फूलों को पानी दिया है और मालिक कह रहे हैं कि ये फूल मेरी वजह से ही है। मतलब मैं बेकार चीज नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी काम की चीज हूँ। हाँ भाई, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। आज मुझे ये सीख मिल गई है कि किसी भी चीज को हमें बेकार नहीं समझना चाहिए। हाँ, और हमें ये बात अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें किसी भी चीज को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। वक्त आने पर एक मामूली सी चीज भी हमारे बड़े काम आ सकती है। एक समय की बात है। मोहन नाम के एक किसान के पास 3 भेड़ और एक कुत्ता था। मोहन अपनी तीनों भेड़ और कुत्ते से बहुत प्रेम करता था। भले ही दोनों जानवर अलग अलग थे, लेकिन वो उन्हें एक समान प्यार और पालन पोषण कर रहा था। लेकिन ये बात भेड़ों को हजम नहीं हो रही थी। वो चाहती थी कि उनका मालिक उन्हें कुत्ते से ज्यादा प्यार करे। उन्हें हमेशा लगता था कि वो कुत्ते से ज्यादा मेहनत करती हैं और मालिक को कुत्ते से ज्यादा फायदा पहुंचाती हैं। फिर एक दिन की बात है। हाँ मालिक, बिल्कुल, आप मुझ पर इतना यकीन तो कर ही सकते हैं। आज मोहन को किसी काम से बाहर जाना था। जब वो बाहर चला जाता है, मोनी को जैसा उसके मालिक ने कहा था वो ठीक वैसे ही करता है और तीनों भेड़ों को चराने ले जाता है। मोनी भेड़ों की पूरी निगरानी कर रहा था, लेकिन भेड़ों को इस चीज का बिल्कुल भी आभास नहीं था।
कि मोनी उनकी सुरक्षा कर रहा है, बल्कि वो मोनी के प्रति मन में बहुत ही जलन रखती थी। भेड़ें चर रही थी और मोनी थोड़ी दूरी पर आराम कर रहा था और हड्डी से खेल रहा था। तभी एक भेड़ उस पर गुस्सा करती हुई दूसरी भेड़ से कहती है, अरे ओ बहन, देख तो ये मोनी कैसे हड्डी के साथ खेल रहा है। इसको तो जैसे कोई काम धंधा ही नहीं है, पूरा पूरा दिन आराम करता है, फिर भी मालिक इसे इतना प्रेम करते हैं। हाँ बहन, तुम सही कहती हो, ये पूरा दिन बैठकर आराम करता है और हम भेड़ें हैं कि पूरा पूरा दिन मेहनत करती हैं, मालिक को इतना लाभ पहुंचाती हैं, उन्हें अपना ऊन भी देती हैं और दूध भी देती हैं, और ये मोनी मालिक को कुछ भी नहीं देता है, लेकिन फिर भी मालिक है कि हमसे ज्यादा इसे ही प्रेम करते हैं। और नहीं तो क्या बहन, ये बात तो 100% सच है कि मालिक हमसे ज्यादा इस मोनी से प्रेम करते हैं, जबकि वो एक नंबर का आलसी और कामचोर है। मेरा तो मन कर रहा है कि सब काम करना बंद कर दूं, ना तो मालिक को ऊन दूं और ना ही दूध। जब मालिक को हमारी बिल्कुल भी कदर ही नहीं है तो हम क्यों उनके लिए इतना कुछ करें? नहीं नहीं बहन, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले हमें इस बारे में विचार विमर्श करना चाहिए। हम ऐसा करते हैं, आज शाम को जब मालिक घर वापस आएंगे तो हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। हाँ बहन, तुम सही कहती हो, हमें इस बारे में मालिक से बात करनी होगी। अगर फिर भी मालिक ने हमारी बात नहीं मानी तो हम तीनों एकजुट होकर अड़ जाएंगी और मालिक का कोई भी काम नहीं करेंगी। शाम ढलने पर मोनी भेड़ों को घर वापस ले आता है। भेड़ें अपने मालिक मोहन के घर आने का बेसब्री से इंतजार करती हैं और सोचती हैं कि आज वो इस बारे में अपने मालिक से बात करके ही रहेंगी। तभी थोड़ी देर में मोहन घर आता है। मोहन को मोनी को मिठाई खिलाता हुआ देख भेड़ों को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी एक भेड़ मोहन से कहती है, मालिक, हम आपसे बहुत नाराज हैं, आप हम तीनों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। मालिक, हम तीनों शुरू से लेकर आपके इतने काम आ रही हैं, आपको दूध देती हैं, अपना ऊन देती हैं, कड़ी मेहनत करती हैं, लेकिन फिर भी कभी भी आप हमसे खुश होकर हमें उपहार नहीं देते। लेकिन ये आलसी निकम्मा कामचोर मोनी पूरा पूरा दिन एक जगह बैठकर आराम करता है, हड्डी चाटता रहता है, फिर भी आप उससे खुश होकर उसे उपहार देते हैं और मिठाई खिलाते हैं। इस बात से हमें बहुत दुख होता है मालिक, आप हमारे साथ गलत करते हैं। हाँ मालिक, आपको इस बारे में सोचना चाहिए और इस मोनी को घर से निकालना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर हम तीनों आपका कोई भी काम नहीं करेंगी, ना तो हम दूध देंगी और ना ही ऊन। मोहन तीनों भेड़ों की बात सुनकर चिंता में आ जाता है और कुछ सोचने लगता है। अगले दिन सुबह मोहन मोनी को घर से दूर छोड़कर आता है और भेड़ों को अपने साथ चराने के लिए ले जाता है। भेड़ें मोनी के जाने पर बहुत खुश थी और सोच रही थी कि अब मोहन उन्हें मोनी के हिस्से का भी प्यार देगा। वो तीनों मोहन द्वारा उपहार की प्रतीक्षा कर रही थी कि तभी मोहन उन्हें उपहार देने के बदले वहां पर चढ़ने के लिए अकेला छोड़कर घर चला आता है। भेड़ें एकदम हैरान थी कि मालिक उनके साथ ये क्या कर रहा है, उन्हें अकेला छोड़कर क्यों घर चला गया। बहन, ये क्या, मालिक हमें अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ऊपर से शाम भी हो रही है। तुम सही कह रही हो बहन, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है। घर का रास्ता तो हमें मालूम है, लेकिन घर जाए कैसे? रास्ते में बहुत डरावना जंगल पड़ता है, कहीं कोई भेड़िया हमें खा न जाए। तभी अचानक से भेड़ों को खूंखार भेड़ियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और भेड़ें बहुत डर जाती हैं। डर के मारे एक दूसरे से चिपक जाती हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आखिर मालिक ने ऐसा क्यों किया, हमें अकेला क्यों छोड़ दिया? ऐसा लग रहा है कि आज हम किसी न किसी भेड़िए का शिकार बन जाएंगे। हे भगवान, अब तू ही हमें बचा ले। भेड़ों की गंध सूंघते सूंघते और उन्हें अकेला देखकर भेड़िए बहुत करीब आ गए थे। जैसे ही भेड़िए भेड़ों पर हमला करने वाले होते हैं कि ना जाने कहां से मोनी एकदम से आकर खूंखार भेड़ियों पर झपट पड़ता है और उन्हें वहां से भगा देता है। तब जाकर भेड़ें राहत की सांस लेती हैं और मोनी का शुक्रिया अदा करती हैं। शुक्र है मोनी, तुम आ गए, नहीं तो आज ही खूंखार भेड़िए हमें खा जाते। मोनी, आज हमें पता चला है कि मालिक तुम्हें इतना प्रेम क्यों करते हैं और तुम्हें हमेशा हमसे ज्यादा उपहार क्यों देते हैं, क्योंकि तुम वाकई में बहुत काबिल हो। तुम हमेशा हमारी रक्षा करते रहे, लेकिन हमें कभी भी इस बात का आभास नहीं हुआ। आज हमें पता चल गया है कि तुम हमारे लिए कितने जरूरी हो। तभी वहाँ मोहन आ जाता है और भेड़ों से कहता है, बिल्कुल भी नहीं मोनी, वो तो हमारा भ्रम था।
हमें पता चल गया है कि तुम हमारे लिए और हमारी रक्षा के लिए कितने जरूरी हो। अब तो कोई चाहेगा भी तुम्हें हमसे दूर करना तो हम तीनों तुम्हें खुद से कभी भी दूर नहीं करने देंगी। इस तरह से अब भेड़ों की ये गलतफहमी पूरी तरह से दूर हो जाती है कि मोनी निकम्मा, आलसी और कामचोर है। अब वो मोनी के साथ बहुत प्रेम और भाईचारे के साथ रहने लगती हैं। साथ ही मोहन को भी भेड़ों और मोनी की दोस्ती को देखकर बहुत खुशी मिलती। गर्भवती जलपरी की काटी पूंछ। विट्ठल गांव के सभी आदमी मछुआरे हैं। सभी अपनी मेहनत से अच्छी खासी मछली पकड़ कर लाते हैं, जिसे बाजार में बेचकर अच्छा धन कमा लेते हैं। वही नारंग बहुत ही आलसी किस्म का मछुआरा है। देखो जी, तुमने मुझे बहुत दुखी करके रखा है। कोई कामकाज ही नहीं करते, हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करके आलस में जल्दी जल्दी धन कमाना चाहते हो। जाओ देखो जाकर गांव के सभी लोग कैसे मेहनत कर रहे हैं और अच्छी खासी मछली पकड़ कर लाते हैं। तुम की मेहनत करना पसंद ही नहीं करते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बच्चों को लेकर मायके चली जाऊंगी, फिर तुम्हारा जो चीज चाहे वो कर लेना। तुम तो जानती ही हो मोमबत्ती, मेहनत वहनत मुझसे नहीं होती। और आजकल तो मछली पकड़ना भी कितना मुश्किल काम हो गया है। नदी में मछलियों की बहुत कमी हो गई है। ये कमी सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, बाकी गांव के आदमियों के लिए नहीं है। अगर तुम उनके साथ जाओगे तो जरूर मछली मिलेगी। आलसी नारंग बीवी की बातें सुनकर गुस्से में घर से मछली पकड़ने निकल जाता है, लेकिन आज भी उसका दिल लगाकर काम करने का मन नहीं होता। आकर सीधा नदी के किनारे बैठ जाता है। कौन इतनी मेहनत करके मछलियाँ पकड़े, पर ये मेरी पत्नी है कि मेरा पीछा छोड़ती ही नहीं, दिमाग खराब करके रखती है, बार बार घर छोड़ के जाने की धमकी देती है। नारंग आपस में ही बड़बड़ा रहा था कि तभी वो देखता है कि नदी के किनारे पर एक कन्या जैसी दिखने वाली सुंदर सी जलपरी है। वो जलपरी बहुत खूबसूरत थी, साथ में वो गर्भवती भी थी। अरे बाप रे, इतनी बड़ी मछली! आज तो मेरी पूरी की पूरी लॉटरी लग गई। एक मिनट, ये आम मछली नहीं बल्कि जलपरी है। अगर ये मेरे हाथ लग गई तो इसे मैं शहर जाकर नुमाइश में बेचूंगा और मुझे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। फिर तो मैं सारी उम्र घर पर बिना काम किए आराम से रह के खा सकता हूँ। अरे मुझे तो कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा और मेरी पत्नी को भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। अब बस इसे किसी भी हाल में पकड़ना है, यहाँ से जाने नहीं दूंगा इसे। नारंग जलपरी को पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। जैसे ही जलपरी उसे अपनी ओर बढ़ता हुआ देखती है तो वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तभी नारंग उससे कहता है, रुको जलपरी, तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम मेरा शिकार हो। नहीं, तुम ऐसा न कहो, मैं तुम्हारा शिकार नहीं हूँ। मैं तो एक जलपरी हूँ और मैं यहाँ पृथ्वी पर अपने पति को ढूंढने आई थी। मेरे पति बहुत दिनों से घर नहीं आए हैं। पृथ्वी पर उनका जादुई मोती खो गया था। वो मोती की तलाश में पृथ्वी पर निकले थे तो उन्हें काफी दिन हो गए घर लौटे हुए, इसलिए मैं उन्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गई। मुझे कुछ मत करना, मैं गर्भवती हूँ। मुझे और मेरे पति को बहुत लंबे समय बाद संतान प्राप्ति हो रही है। मुझ पर तरस खाओ। हैं? अरे तुम पर तरस खाकर भला मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें अपना शिकार बनाकर मुझे बहुत कुछ मिलेगा। कम से कम तुम्हें बेच के मैं अमीर तो बन जाऊंगा। जलपरी सोना नारंग के गलत इरादों को भांप गई थी। वो जान गई थी कि नारंग तरस खाने वालों में से नहीं है और वो उसे वहाँ से ले जाएगा, इसलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो नदी में कूदने वाली होती है कि नारंग उस पर अपने तेजधार हथियार से वार कर देता है और उसकी पूंछ काट देता है। हैं? भागने की कोशिश कर रही थी ना, अब भाग कैसे भागेगी? ये तुमने क्या किया? दुष्ट मछुआरे, मेरी पूंछ काट दी। अब मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? बिना पूंछ के कैसे तैर पाऊंगी? ये तुमने बहुत गलत किया। तभी सोना जलपरी के अंदर से एक आवाज आती है। उसका बच्चा उससे कहता है, माँ मुझे बचा लो माँ, मैं भी इस दुनिया में आना चाहती हूँ। तुम्हारे और बाबा के साथ खेलना चाहती हूँ, तुम्हारा प्यार पाकर तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, मुझे लगता है मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तुम्हें कैसे इस दुनिया में लाऊंगी? क्या सपने देखे थे मैंने कि मैं तुम्हें जन्म दूंगी। तुम्हारे बाबा कितने खुश हो गए। सब सपने टूटकर चूर चूर हो गए। अब तो लगता है कि आखिरी समय में मैं और तुम्हारे बाबा से भी नहीं मिल पाएंगे। अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा।
जलपरी को बेच के लाखों रुपए कमाऊंगा। लेकिन इतनी बड़ी जलपरी को मैं यहाँ से कैसे ले जाऊंगा? ऐसा करता हूँ, एक बड़ा सा बोरा लेकर आता हूँ, फिर रात होने का इंतजार करके जलपरी को बोरे में भर के यहाँ से ले जाऊंगा। ऐसे किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे सोना जलपरी बेहोश हो रही थी। उधर सोना जलपरी का पति घर वापस लौट आया था। घर लौटने पर उसे पता चलता है कि उसकी सोना तो उसे ढूंढते हुए पृथ्वीलोक गई है। जब पति उसे ढूंढता ढूंढता पृथ्वीलोक पर आता है और नदी के किनारे वो देखता है कि उसकी सोना लहूलुहान कटी हुई पूंछ के साथ बेहोश पड़ी है। सोना, ये तुम्हें क्या हो गया? सोना, तुम्हारी पूंछ किसने काटी है? भगवान, अब क्या होगा मेरी सोना और मेरे बच्चे का? बेहोश सोना को अब अपने पति शिवा की बातें भी सुनाई नहीं दे रही थी। उधर नारंग की पत्नी मोमबत्ती को एक अजीब सा आभास होने लगता है। ना जाने क्यों अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे नारंग कहीं किसी के साथ कुछ गलत कर रहा है। जब भी वो कुछ गलत करने जा रहा होता है तो मुझे ऐसी बेचैनी महसूस होती है। रात होने को आई है, सारे मछुआरे अपने घर आ गए, लेकिन नारंग कहीं नहीं है। मुझे चलकर देखना चाहिए। मोमबत्ती बच्चों से कहती है कि वो घर पर ही रुके। वो उनके बाबा को बाहर जाकर देख कर आती है। मोमबत्ती उसे ढूंढते ढूंढते नदी की ओर आ रही होती है कि तभी मोमबत्ती को रास्ते में सोना के पति शिवा का वो जादुई मोती मिलता है। वो मोती बहुत चमक रहा था। अरे ये क्या चीज है? ये तो कोई मोती लग रहा है। मोती उठाकर नारंग की पत्नी मोमबत्ती वहां से नदी की ओर बढ़ती है और वहां आकर देखती है कि नदी के किनारे पर एक जलपरी घायल पड़ी है, जिसका पति उसके लिए बहुत ही बेचैन और दुखी है। अरे ये किसने किया? इस जलपरी की पूंछ किसने काटी? मुझे तो लगता है जरूर ये उस नारंग का काम है। ये जलपरी बेचारी तो गर्भवती भी है। ये मेरी पत्नी सोना है। मुझे ढूंढते ढूंढते पृथ्वीलोक पर आई थी और ना जाने किसने इसका ये हाल कर दिया। मैं तो अब एकदम निहत्था हो गया हूँ। अगर मेरे पास अपना जादुई मोती होता तो मैं अपने जादुई मोती से अपनी पत्नी की कटी हुई पूंछ जोड़कर ठीक करके उसे वापस अपने साथ ले जा सकता था। लेकिन क्या करूं, मेरा जादुई मोती कहीं खो गया है। कहीं तुम इस मोती की बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, यही मोती। आपको कहाँ मिला? मोमबत्ती शिवा को बताती है कि उसे ये मोती रास्ते में चलते चलते मिला। फिर वो जादुई मोती मोमबत्ती शिवा को दे देती है। शिवा अपने जादुई मोती का प्रयोग करके सोना की कटी हुई पूंछ को जोड़ देता है। अब सोना को भी होश आ जाता है। होश में आकर पति शिवा के गले से लग जाती है। स्वामी, कहाँ चले गए थे आप? मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई और उस दुष्ट मछुआरे ने मेरी पूंछ काट दी। अब मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। हाँ सोना, अब मैं तुम्हें और अपने बच्चे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरा जादुई मोती मिल गया है। तभी जलपरी को वहाँ से ले जाने के लिए नारंग एक बड़ा सा बक्सा लेकर आता है। वो देखता है कि जलपरी को वहाँ से कोई भगाने की कोशिश कर रहा है। अरे, ये जलपरी को कौन भगाने की कोशिश कर रहा है? मोमबत्ती, तुम? मुझे तो पहले ही पता था कि ये तुम्हारे काम हो सकते हैं, क्योंकि तुम सीधे काम कभी कर ही नहीं सकते। हमेशा तुम्हें उल्टे ही काम आते हैं। क्या तुम जानते हो कि तुमने कितना गलत किया इस जलपरी के साथ? अरे, यूं तो हमेशा मेरे पीछे लगे रहती हो कि मैं काम नहीं करता। अब इतना बड़ा काम करने जा रहा हूँ तो मेरा साथ देने के बजाय इस जलपरी को भगा रही हो, जिसे बेचकर मैं लाखों कमा सकता हूँ और तुम भी सारी उम्र आराम से रह सकती हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा जो गलत तरीके से कमाया गया हो। मूर्ख औरत! नारंग पर उसकी पत्नी की बातों का जैसे कोई असर ही नहीं होता। वो जलपरी पर फिर से हमला करने की कोशिश करता है। तभी शिवा अपने मोती से जादू करके नारंग को हवा में उल्टा लटका देता है। अरे बाप रे! अरे छोड़ दो मुझे, मैं उल्टा लटक गया हूँ। अरे सीधा कर दो मुझे। मैं आज के बाद गलत काम करके जल्दी पैसा कमाने का कभी नहीं सोचूंगा और आलस भी छोड़ दूंगा। कभी किसी इंसान या जीव के साथ ऐसा नहीं करूंगा। मैं माफी मांगता हूँ। जी तो करता है कि तुम्हें मैं मार दूं, लेकिन आज तुम्हारी पत्नी ने मेरी मदद की है। मेरा जादुई मोती मुझे लौटाया है। उसकी वजह से मेरा परिवार बच पाया है, इसलिए मैं उसके परिवार को नहीं तोड़ सकता। आइंदा ऐसी गलती कभी मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है, मैं आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अब तो मुझे छोड़ दो। इस तरह से शिवा नारंग को छोड़ देता है। फिर शिवा और सोना जलपरी मोमबत्ती से हाथ जोड़कर धन्यवाद कहकर नदी में डुबकी लगाकर अपने घर चले जाते हैं। और कुछ दिनों बाद एक प्यारी सी छोटी सी सुंदर जलपरी पैदा होती है।
दोनों अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश थे। वहीं नारंग को भी सबक मिल चुका था। वो भी आलस छोड़ मेहनत से काम कर रहा था। बाढ़ में फंसी जलपरी को हुआ प्यार। विट्ठल गांव में लगभग सभी आदमी मछुआरे हैं। ये गांव समुद्र के किनारे बसता है। यहाँ के लोगों को हमेशा बाढ़ का डर सताता है। हे भगवान, ना जाने कहाँ रह गया ये लड़का। ऊपर से आज बारिश का मौसम बना हुआ है, कहीं बाढ़ ना आ जाए। गांव के सारे आदमी मछलियां पकड़कर आज जल्दी घर वापस आ गए थे, क्योंकि आज बारिश होने की आशंका थी। रामा की माँ को गांव में अंधेरे में घूमता हुआ देख मोहन पूछता है, अरे माई, बारिश आने वाली है, तू इतने अंधेरे में गांव में काहे घूम रही है? बेटा, तुम सब घर लौट आए और मेरा रामा अभी तक घर नहीं आया। वो ना जाने कहाँ रह गया। मुझे उसकी बड़ी चिंता सता रही है। ऊपर से बारिश का भी मौसम हो रहा है। बारिश आती है तो इस समय अपने साथ बाढ़ जरूर लेकर आती है। माई, आज रामा हमारे साथ मछली पकड़ने नहीं गया था, वो दूसरी तरफ गया था। तू चिंता ना कर, घर जा, वह समझदार है, जल्दी ही लौट आएगा। हाँ, है तो वो समझदार, लेकिन अगर आज वो घर आएगा तो उसे खूब डांट लगाऊंगी देर से आने के लिए। रामा की माँ घर चली आती है। सभी लोग बाढ़ के डर से अपने अपने घरों में शाम होने से पहले चले जाते हैं और खिड़कियां दरवाजे बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत तेज हवाएं चल रही थी। उधर रामा की माँ रामा के लिए बहुत चिंतित थी कि तभी थोड़ी देर में रामा घर लौट आता है। अरे माँ, देख तो, आज मैं कितनी सारी मछली पकड़ कर लाया हूँ। बेटा, तेरी मछलियां जाए भाड़ में। मन तो करता है तुझे आज मैं चार लगाऊं, लेकिन जवान जो हो गया है, अब तुझ पर हाथ भी उठाने का मन नहीं करता। तुझे पता नहीं है, घर में तेरी बूढ़ी माँ है, चिंता में होगी। सब अपने समय से घर लौट आते हैं और तू है कि इतनी देर लगा देता है। अरे माँ, तू चिंता ना किया कर। तुझे पता है ना, मैं औरों जैसा नहीं हूँ। मुझे थोड़ा हटके और अलग से काम करने में मजा आता है। पर अगर तुम चाहती हो तो मैं कोशिश करूंगा कि आज के बाद मैं समय से घर लौट सकूं। अब खुश? सभी लोग रात का खाना खाकर अपने घरों में सो जाते हैं। तभी तेज की हवाएं चलने लगती हैं, बादल गरजने लगते हैं और बहुत तेज तेज बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज होने लगती है कि समुद्र का पानी बढ़ते बढ़ते गांव तक आ जाता है। तभी रामा की नींद खुलती है और वो सोचने लगता है, गांव में समुद्र का पानी आ गया है। इसका मतलब मछलियां भी बहुत सारी गांव की ओर आ गई होंगी। इससे पहले कि पानी का बहाव ज्यादा बढ़ जाए और फिर कुछ दिनों तक मैं मछली नहीं पकड़ पाऊंगा, ऐसा करता हूँ, माँ से चुपके बाहर जाकर थोड़ी सी मछली पकड़ के ले आता हूँ। रामा की माँ सो रही थी और रामा अपनी माँ से नजरें बचाते हुए मछलियां पकड़ने निकल जाता है। बाहर आकर वो देखता है कि गांव में बहुत पानी भर गया है। अरे बाप रे, गांव में पानी ही पानी हो गया। ऐसा महसूस होता है जैसे बहुत खतरनाक बाढ़ आने वाली है। मैं जल्दी से जाकर थोड़ी मछली पकड़ लेता हूँ ताकि कुछ दिनों का हमारा गुजारा हो जाए। मछलियां पकड़ने के लिए रामा घर से थोड़ी दूर समुद्र की ओर जाता है। तभी रामा देखता है कि एक लड़की घायल अवस्था में पेड़ के तने से लटकी हुई है। वो दर्द से बहुत जोर जोर से कराह रही थी। रामा उस लड़की को देख हैरान रह गया, क्योंकि वो लड़की आम इंसानों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसका ऊपरी हिस्सा तो लड़की जैसा था, लेकिन नीचे का हिस्सा एक मछली की पूंछ की तरह था और देखने में वो बहुत खूबसूरत थी, मानो कोई स्वर्ग से आई अप्सरा हो। रामा उसके पास आकर देखता है, वो बहुत जख्मी हालत में है। रामा को देख वो बहुत घबरा जाती है। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। नहीं सुंदरी, अरे तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। बस मैं तुम्हें ये पूछने आया हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारा आधा शरीर इंसानों की तरह और आधा शरीर मछली की तरह कैसे है, और तुम इतनी घायल कैसे हो गई? मैं एक सर्वश्रेष्ठ इच्छाधारी जल परी हूँ। आज पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके कारण मैं अपने माँ बाप से बिछड़ गई और एक पत्थर से जोर से टकराने के कारण मेरा पूरा शरीर घायल हो गया और इस पेड़ के तने के साथ आकर लटक गई हूँ। मैं तैर भी नहीं पा रही हूँ। बहुत डर लग रहा है मुझे अपने घर जाना है। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं सच में एक जलपरी को देख रहा हूँ। लेकिन तुम अपने घर कैसे जाओगी? तुम तो कह रही हो तुम तैर भी नहीं सकती। तुम जब तक ठीक नहीं होगी तब तक तुम घर नहीं जा सकती, और अगर तुम यहाँ रही तो तुम पर किसी की नज़र पड़ सकती है। कोई भी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है।
अगर तुम्हें मुझ पर जरा सा भी यकीन है तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कुछ दिनों तक मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। तुम्हारे जख्मों पर मरहम पट्टी करके तुम्हें ठीक करके बिल्कुल सुरक्षित तुम्हारे घर भेज दूंगा। जलपरी को रामा की बातें सुनकर यकीन हो जाता है। रामा जलपरी को अपनी गोद में उठाकर अपने घर ले आता है। जब रामा जलपरी को छूता है, जलपरी रामा में खो जाती है। रामा के छूने पर जलपरी को बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर रामा सबकी नजरों से बचाकर जलपरी को अपने घर के पीछे बनी टंकी में छोड़ देता है और उससे कहता है, हे सुंदर जलपरी, तुम चिंता ना करना। मैं समय समय पर आकर तुम्हारी मरहम पट्टी कर दिया करूंगा और तुम्हारे लिए खाना लाया करूंगा। तुम यहाँ पर आराम से रहो। वहीं दूसरी ओर बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। समुद्र का बहाव इतना बढ़ गया था कि आधा गांव बाढ़ में डूब गया था। लोगों के घरों की छत से पानी अंदर टपक रहा था। सभी चिंता में आ गए थे। वहीं दिन रात रामा जलपरी की सेवा में लगा था। उसे खाने के लिए खाना और उसके जख्मों पर हर रोज सुबह शाम मरहम पट्टी करता था। जलपरी को जब रामा अपने हाथों से मरहम पट्टी करता था तब उसे बहुत अच्छा लगता था। सुंदर जलपरी, सामने प्रकट हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। तभी जलपरी रामा के सामने प्रकट हो जाती है और उससे पूछती है, आज तुम मेरी मरहम पट्टी नहीं करोगे क्या रामा? जानते हो, जब तुम मुझे छूते हो, अपने हाथों से मरहम पट्टी करते हो और मेरे लिए खाना लेकर आते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मन करता है मैं तुम्हें देखती रहूं। अच्छा, वो क्यों भला? कितने भोले हो तुम रामा, दिल की बातों को भी नहीं समझते। अब बारिश और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। समुद्र का पानी इतना भर गया था कि सारे लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए थे और अब तो लोगों के घरों में खाने का राशन भी खत्म हो चुका था। जानवर भी भूख से मर रहे थे। घर में जो कुछ भी बचा था आज वो भी खत्म हो गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि क्या होगा हमारा और गांव वालों का। अगर इसी तरह लगातार बारिश होती रही तो पूरा गांव समुद्र के पानी में डूब जाएगा। माँ, तुम चिंता ना करो, देखो सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा खाना जो बचा था उसे भी रामा जलपरी के लिए लेकर आता है। क्या हुआ रामा, आज तुम बहुत उदास दिख रहे हो? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं जो तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, मेरे घर में बस आज तक का ही राशन बचा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें इसके बाद क्या खिलाऊंगा। सारे गांव के लोग और जानवर भूख से मर रहे हैं और ऊपर से समुद्र का पानी इतना बढ़ रहा है कि अब तो ऐसा लगने लगा है कि सारा गांव पानी में ही डूब जाएगा। बस इतनी सी बात? तुम एक बार मुझसे बात करके तो देखते। जाओ अपने घर की रसोई में देखो, वहां पर मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं पूरे गांव के लिए राशन के भंडार लगाए हैं और तुम्हारी गौशाला में गांव के सभी जानवरों के लिए खाना रखा है। रामा भागता हुआ घर आता है और देखता है कि सच में उसकी रसोई में राशन और सब्जियों के भंडार लगे हुए थे। साथ में उसकी गौशाला में सारे गांव के जानवरों के लिए ढेर सारा खाना रखा है। रामा खुशी से पागल हो जाता है और अपनी माँ को इस बारे में बताता है। उसकी माँ भी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और जलपरी से मिलने आती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम साक्षात किसी देवी के रूप में आई हो, नहीं तो हम सब गांव वाले भूखे मर जाते। इस तरह से रामा गांव के कुछ जवान लड़कों को घर में बुलाकर राशन के बड़े बड़े टोकरे भरकर हर घर में राशन और सब्जियां पहुंचाता है। साथ में गांव के सभी जानवरों को चारा भी देता है, जिससे सारे गांव वाले खुश हो जाते हैं और जलपरी के दर्शन करने आते हैं। पर बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। सुंदर जलपरी, मुझे लगता है अब लगभग तुम्हारे जख्म भर चुके हैं, तुम ठीक हो गई हो। हाँ रामा, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ना होते तो मेरे जख्म भला कैसे भरते। सुंदर जलपरी, जो तुमने मेरे और मेरे गांव वालों के लिए किया उसका वो एहसान कैसे चुकाएंगे हम। सब दुख तुमने दूर कर दिए। बस अब चिंता है तो इस बारिश की, ये थम जाए। सभी की कच्ची छतें टपक रही हैं, बारिश थम जाएगी तो सब राहत की सांसें लेंगे और फिर सभी गांव वाले दोबारा अपने अपने काम पे जाने लगेंगे। बस इतनी सी बात। तभी जलपरी अपनी शक्ति से सभी गांव वालों के घरों की कच्ची छत से पक्की छत में बदल देती है। अब सभी के घर पक्के हो चुके थे। सभी गांव वाले बहुत खुश थे। सुंदर जलपरी, जाने क्यों मुझे लगता है कि तुम हम सब गांव वालों की दिक्कतें दूर करने के लिए ही आई हो। रामा, जानते हो तुम, मुझे तुमसे और इस गांव से बहुत लगाव हो गया है। अब तो मुझे यही अपना घर लगता है। जी करता है बस यहीं रह जाऊं। इस तरह से धीरे धीरे अब बारिश भी थम गई थी।
गांव में पानी का बहाव भी कम हो गया था। धूप खिलने लगी थी। सारे लोग फिर से अपने अपने काम पर लग गए थे। रामा की सेवा से जलपरी भी अब पहले जैसी स्वस्थ और ठीक हो गई थी। उसके घाव भर गए थे। सुंदर जलपरी, अब बारिश थम गई है, बाढ़ का पानी भी बहुत कम हो गया है और तुम्हारे घाव भी भर गए हैं। मुझे लगता है तुम्हारे घर जाने का समय भी आ गया है। चलो, मैं तुम्हें समुद्र के किनारे तक छोड़ आऊं, वहां से तुम अपने माता पिता के पास चली जाना। रामा के मुंह से घर जाने की बात सुनकर जलपरी बहुत उदास हो जाती है और रोने लगती है। साथ ही गांव वाले भी जलपरी के जाने पर खुश नहीं थे। समुद्र के किनारे पर जलपरी के माता पिता भी उसे लेने के लिए पहुंचे थे। न चाहते हुए भी रामा के साथ साथ सारे गांव वाले जलपरी को उसके माता पिता के साथ विदा करने के लिए आते हैं। जलपरी वापस नहीं जाना चाहती थी। वो इसी गांव को अपना घर और दुनिया समझ बैठी थी। उसे रामा से प्रेम हो गया था। जब सारे गांव वाले और रामा जलपरी को उसके माता पिता के साथ विदा करते हैं, तब सबसे अपने दिल की बात छुपाने वाला रामा दूसरी ओर मुंह फेर कर रोने लगता है। क्या हुआ पुत्री, तुम हमें मिलकर खुश नहीं हो क्या? क्या तुम्हें घर नहीं जाना? नहीं माँ, मैं वापस नहीं जाना चाहती। मुझे रामा से प्रेम है। मैं उसी के साथ अपना सारा जीवन बिताना चाहती हूँ। सुंदर जलपरी, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं अभी तक इसीलिए चुप था क्योंकि हम दोनों का मेल नहीं हो सकता। मैं एक इंसान हूँ और तुम एक जलपरी। नहीं रामा, मैं एक इच्छाधारी जलपरी हूँ। मैं तुम्हारे साथ इंसानी रूप में रह सकती हूँ, बस उसके लिए मुझे अपना मछली रूप त्यागना होगा। मैं तुमसे विवाह करके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है पुत्री, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक बार हमारे साथ अपनी दुनिया में चल के अपने इस मछली रूप को त्यागना होगा। तभी तुम वापस मुड़कर इंसानी दुनिया में आकर रामा से विवाह कर सकती हो। पिता के मुंह से ये बात सुनकर जलपरी बहुत प्रसन्न हो जाती है। रामा, तुम चिंता न करना। मैं अपने माता पिता के साथ जाकर इस रूप को त्याग कर बहुत जल्द वापस लौटकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। इस तरह से रामा और जलपरी एक दूसरे के लिए बहुत खुश थे कि वो बहुत जल्द एक हो जाएंगे। जलपरी अपने माता पिता के साथ कुछ समय के लिए जाती है। रामा जलपरी का बेसब्री से इंतजार करता है और वहीं रामा के साथ साथ उसकी माँ और पूरे गांव वाले रामा के लिए बहुत खुश थे। अपने माता पिता के साथ गई जलपरी क्या कभी वापस लौट पाएगी? क्या रामा का इंतजार खत्म हो जाएगा और वो जलपरी को वापस से पालेगा? दोस्तों, ये सब हम आपको इसके अगले भाग में दिखाएंगे। चूहों का आतंक। मुशकपुर गांव में गोपीचंद नाम का मुखिया रहता था। मुखिया बहुत ही आलसी और घूसखोर था। गांव के प्रति उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। जैसा मुखिया था वैसे ही आलसी गांव वाले भी थे। गांव में बहुत गंदगी हो गई थी। जिसको जहां मन करता वो वहीं पर घर का सूखा गीला कचरा फेंक देता था। सफाई की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं था। गांव में इतना कचरा होने की वजह से बहुत गंदगी फैल गई थी। आए दिन लोग बीमार रहने लगे थे और गांव में चूहों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। पहले तो गिने चुने इक्के दुक्के दुखी चूहे दिखते थे, लेकिन अब गांव में लोगों से ज्यादा चूहों की संख्या हो गई थी। छोटे बड़े काले सफेद चूहे चारों ओर फैले हुए थे। अब तो बिल्लियां भी चूहों से घबरा कर भाग रही थी। चूहे कभी खाने में घुस जाते थे तो कभी कपड़ों की अलमारी में से कूद पड़ते थे, कभी किसी बक्से में से निकल आते थे। यहाँ तक कि अब इन चूहों की वजह से लोगों के लिए कदम तक रखने के लिए जगह नहीं बची थी। चूहे अब लोगों पर भी हमला कर रहे थे, उन्हें काट रहे थे। लोगों का जीना हराम हो गया था। तंग आकर लोग मुखिया के पास जाते हैं। देखिए मुखिया जी, गांव में चूहों की संख्या बहुत बढ़ गई है। हर जगह चूहे ही चूहे, खाने में चूहा, बिस्तर में चूहा, जहाँ देखो वहाँ चूहे हैं। हमारा जीना हराम करके रखा है इन चूहों ने। इतनी गंदगी की वजह से सारे गांव वाले बीमार पड़ रहे हैं। अब आपको ही कुछ करना होगा। अरे बाबा, मैं क्या कर सकता हूँ? थोड़े दिन पहले ही तो मैंने चूहों को खाने के लिए शहर से बिल्लियाँ मंगवा कर गाँव में छोड़ी थी। अब इससे ज्यादा और क्या ही कर सकता हूँ मैं। मुखिया जी, करना तो आपको ही पड़ेगा। अगर आप इस चीज का हल नहीं निकालेंगे तो हम सारे गांव वाले मिलकर आपको आपकी मुखिया की गद्दी से हटा देंगे। गद्दी से हटाने वाली बात कहाँ से आ गई भला? तुम रुको, मैं कुछ करता हूँ। मुखिया गोपीचंद और गांव वाले आपस में बात कर ही रहे थे
कि तभी मुरली नाम का एक जादूगर अपनी जादुई बांसुरी बजाता हुआ गांव के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे एक गांव का बुजुर्ग मुखिया के पास ले आता है। मुखिया जी, ये आदमी कह रहा है कि ये अपनी जादुई बांसुरी बजाकर गांव में से सारे चूहों को यहाँ से भगा सकता है। भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि तुम बांसुरी बजाओ और तुम्हारी बांसुरी की धुन से सारे चूहे गांव छोड़कर भाग जाएं? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं अपनी बांसुरी की धुन पे आपके इन 2 खरगोश को अभी नचा के दिखाता हूँ। हाँ हाँ, दिखाओ तो जरा, हम भी देखें तुम सच में काम के हो भी या सिर्फ बातें ही करते हो। तभी मुरली अपनी बांसुरी की मधुर धुन बजाने लगता है और मुखिया गोपीचंद के पाले हुए 2 खरगोश उसकी बांसुरी की धुन पर मग्न होकर नाचने लगते हैं। ये देखकर गोपीचंद और गांव वाले खुश हो जाते हैं। हाँ हाँ, मान गया कि तुम बहुत काम के तो हो। चलो अब तुम गांव में से सारे चूहों को भगाने के लिए काम पर लग जाओ। मुखिया जी, मुझे इस काम के लिए 10,000 रुपए चाहिए। अरे, इतने छोटे से काम के लिए तुम मुझसे 10,000 लोगे? जिस काम को आप छोटा कह रहे हैं वो काम देखने में भले ही छोटा होगा लेकिन करने में बहुत बड़ा है। अगर आपको काम करवाना है तो 10,000 दीजिए, वरना मैं तो चला। गांव वाले मुखिया को जोर देते हैं कि वो मुरली को 10,000 रुपए दे दे ताकि मुरली अपनी बांसुरी की धुन पर गांव के सारे चूहे भगाए। मुखिया गोपीचंद मुरली को पैसे देने के लिए राजी हो जाता है। मुरली मुखिया से कहता है कि वो सुबह ही अपने काम पर लग जाएगा। फिर जैसे ही सुबह होती है मुरली अपने काम पर शुरू हो जाता है और बांसुरी की मीठी मीठी धुन बजाने लगता है। देखते ही देखते गांव के सारे चूहे मुरली की बांसुरी की धुन सुनकर इकट्ठा होने लगते हैं। कोई अपने बिल से बाहर निकलता है तो कोई लोगों के घरों से तो कोई राशन के डब्बे से। जहाँ जहाँ चूहों के ठिकाने थे वहाँ से सब चूहे बाहर आने लगते हैं और बाहर आकर मुरली के पीछे चल पड़ते हैं। ये सब देखकर सारे गांव वाले हैरान रह जाते हैं। मुरली बांसुरी बजाता बजाता सारे चूहों को अपने पीछे पीछे गांव के बाहर एक तालाब के पास ले जाता है और फिर बांसुरी बजाता हुआ मुरली तालाब में उतर जाता है और चलते चलते तालाब के दूसरे किनारे पर आ जाता है। चूहे भी मुरली की बांसुरी सुनकर तालाब में कूद जाते हैं। इस तरह तालाब में कूदने के कारण सारे चूहे मर जाते हैं। अब मुरली वापस गांव आ जाता है और मुखिया गोपीचंद से अपने किए हुए काम के पैसे वापस मांगता है। कौन से 10,000 रुपए मांग रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या तुम? इतने छोटे से काम के लिए कोई 10,000 लेता है भला? 100 रुपए चाहिए तो बात करो, वरना निकलो यहाँ से। देखिए मुखिया जी, ये बात तो गलत है। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे पूरे 10,000 देंगे, तभी मैंने आपका काम किया। अब मैंने आपका काम पूरा कर दिया है तो आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। मुखिया गोपीचंद मुरली को अपने सिपाहियों से कहकर उठाकर गांव के बाहर फेंकवा देता है। मुरली को इस बात से बहुत ठेस पहुंचती है और वो गुस्से में आ जाता है। मुखिया, तुम्हें तो अब इस बात का सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी अगली सुबह जब सारे गांव वाले सो रहे होते हैं, मुरली गांव में आता है और एक मीठी धुन बजाता है, जिसे सुनकर गांव वालों के सभी मवेशी जैसे गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरियां सारे अपने अपने घरों से बाहर आ जाते हैं और मुरली की बांसुरी की धुन पर उसके पीछे पीछे उसके साथ चल पड़ते हैं। मुरली सारे मवेशियों को गांव के बाहर एक गुफा में ले आता है और अंदर से गुफा को एक बड़े से पत्थर से बंद कर देता है। मेरे प्यारे मवेशियों, तुम्हें मेरी बांसुरी की धुन बहुत अच्छी लगी ना? मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता। बस तुम्हें थोड़ी देर मेरा साथ देना होगा, उसके बाद मैं तुम सबको घर छोड़ आऊंगा। लो, तब तक तुम यहाँ अच्छा अच्छा चारा खाओ। मुरली सारे मवेशियों को चारा खिलाता है। ये घटना गांव का छोटा सा बच्चा देख लेता है। उधर जब सारे गांव वाले सुबह उठते हैं और अपने अपने मवेशियों को नहीं पाते हैं तो सारे चिंता में इधर उधर भटकने लगते हैं और अपने अपने मवेशियों को ढूंढने लगते हैं और एक दूसरे को पूछते हैं। वो छोटा सा लड़का गांव पहुंचकर इस बारे में सबको बताता है। अब सारे गांव वाले गुस्सा होकर सीधा मुखिया के घर पहुंच जाते हैं। मुखिया जी, आप तो मुखिया कहलाने के लायक ही नहीं हो। यह सब आपके ही कारण हुआ है। आपने वादे के मुताबिक मुरली को पैसे नहीं दिए, इस वजह से गुस्से में आकर बांसुरी बजाकर मुरली हमारे मवेशियों को ले गया। हाँ मुखिया जी, अगर आपने जल्दी से जल्दी हमारे मवेशियों को वापस नहीं लाया तो हम सब इस बार आपको माफ नहीं करेंगे। सारे गांव वाले मिलकर आपको आपकी मुखिया की गद्दी से हटा देंगे और गांव में एक नया जिम्मेदार और होशियार मुखिया बनाएंगे।
तुम लोग चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। मैं इन सब मामले को अच्छे से संभाल लूंगा। तभी मुखिया गोपीचंद और सारे गांव वाले गांव के बाहर उस गुफा के पास पहुंचते हैं जहां मुरली ने उन मवेशियों को रखा था। अरे बाबा मुरली, बाहर तो आओ, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुखिया और गांव वालों की बातें सुनकर मुरली पत्थर को हटाकर गुफा से बाहर आ जाता है। अरे बाबा मुरली, इतनी सी बात से कोई नाराज होता है क्या भला? तुम्हें 10,000 चाहिए ना? ये लो, तुम्हारी कमाई के पूरे 10,000। मुरली को मुखिया उसके पूरे पैसे दे देता है। तब जाकर मुरली सारे मवेशियों को गुफा से बाहर आने के लिए कहता है। मेरे प्यारे मवेशियों, बाहर आ जाओ, देखो तो तुम्हें मिलने कौन आया है। सारे मवेशी गुफा से बाहर आ जाते हैं और उनके मालिक अपने अपने मवेशियों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर मुखिया और गांव वाले मुरली का धन्यवाद करते हैं। देखिए मुखिया जी, आप इस गांव के सरपंच हैं। अगर आप ही ऐसा करेंगे, अपनी जुबान से हार जाएंगे, तो फिर आपके ऊपर कौन यकीन करेगा? आप सारे गांव को कैसे चलाएंगे? आगे अपनी जुबान से कभी मत मुकरना। और अगर आपने अपना आलस छोड़कर पहले ही गांव की साफ सफाई पर ध्यान दिया होता तो कभी भी इतने चूहे नहीं होते। इसमें गांव वालों का भी फर्ज बनता है कि वो अपने गांव के आसपास साफ सफाई रखें, जिससे कि बीमारियों से बचा जा सके। और मुखिया होने के नाते आपको सरकार से बात करनी चाहिए। सरकार ने आज हर शहर, हर गांव में कचरा गाड़ी की सुविधा दे रखी है, जिसमें आप सूखा कचरा अलग और गीला कचरा अलग डालकर गांव को बिल्कुल साफ सुथरा रख सकते हो। आइंदा अगर कभी यहाँ आऊं तो मुझे गांव पूरा साफ सुथरा दिखना चाहिए। हाँ, अब मैं चलता हूँ। मुरली की बातें सुनकर अब गांव वालों को और मुखिया को समझ आ गई थी। अब सभी गांव को मिलकर साफ रखते हैं। काफी पुरानी बात है। एक सपेरे ने एक सांप को पकड़ा और उसे टोकरी में कैद कर लिया, और तभी एक चूहे को भी पकड़ लिया। चूहा मेरे सांप के लिए बढ़िया भोजन है। और सांप की ही टोकरी में उसे भी कैद कर दिया। टोकरी के अंदर सांप जैसे ही चूहे को लपकने लगा, चूहा बोल उठा, अरे सांप भाई, मुझे मत मारो। अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करा सकता हूँ। सांप हैरान था कि ये नन्हा सा चूहा उसे कैसे आजाद करा सकता है। जब मैं इस कैद से निकलने में कामयाब नहीं हो सकता तो तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? देखो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। फिर तो क्या फायदा, मुझे खाकर यूं भी तुम्हारा पेट नहीं भरने वाला। अगर तुम मुझे बख्श दो तो मैं तुम्हें आजादी दिला सकता हूँ, और फिर जितना दिल चाहे, जहाँ दिल चाहे, तुम भर पेट खाना खा सकते हो। मोटे मोटे चूहे, बढ़िया मेंढक, छिपकलियाँ, सब तुम्हें खाने को मिल सकती हैं। आगे तुम्हारी मर्जी। तो ठीक है, इसे भी मैं बाद में खा ही सकता हूँ। तो बताओ, तुम मेरी क्या मदद करोगे? अगर तुम्हारी बात ठीक निकली तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। शायद मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर एक मंत्र का उच्चारण करूंगा। बस तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी होंगी, बस इतना ही। हाँ, जब मंत्र पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, परंतु याद रहे, तब तक ना तुम आंखें खोलोगे ना ही हिलोगे जुलोगे, समझे? ठीक है, जैसा तुमने कहा है वैसा ही करने को मैं तैयार हूँ, परंतु बाहर निकलकर मेरी प्रतीक्षा करना। सांप ने अपनी आंखें बंद कर ली। चूहा सांप के सिर पर चढ़ गया। जल्दी जल्दी वो पिटारी को अंदर से कुतरने लगा। वहां पर एक बड़ा सा छेद हो गया। चूहे ने झट से वहां से छलांग लगाई और रफू चक्कर हो गया। थोड़ी देर बाद सांप ने अपनी आंखें खोली और वो भी छिद्र में से नीचे सरक लिया। आजादी का भी अपना मजा है, पर अभी मुझे बहुत भूख सता रही है। और वो मूर्ख कहाँ गया? शैतान शायद भाग गया। जाएगा कहाँ? अभी ढूंढता हूँ उस नटखट शैतान को। और वो चूहे को तलाशने लगा, परंतु चूहा तो कहीं खो गया था। कुछ दिनों के बाद सांप को चूहे का एक बिल नजर आया। वे समझ गया कि जरूर चूहा इसी बिल में छुपा होगा, और जल्द ही उसे चूहे की मुंडी वहां नजर आई। धोखेबाज, यहाँ है। अब ये बच के मुझसे कहाँ जाएगा? अरे ओ चूहे, तुम मुझे धोखा देकर कहाँ भाग गए थे? अब बाहर आओ ना, क्यों सता रही हो? हम तो पुराने मित्र हैं। मित्र और तुम क्या कहते हो? ये कोई मुमकिन है? ये तो हम दोनों ही जानते हैं कि हम में मित्रता हो ही नहीं सकती। उस दिन तो तुम भी मजबूर थे और मैं भी, इसीलिए मैंने दोस्ती का नाटक रचा और अपनी जान बचाने के लिए मित्रता का ढोंग कर रहा था।
दोस्ती हमेशा बराबर वालों से होती है। कहाँ तुम इतने बलशाली और कहाँ मैं इतना कमजोर। हम कभी मित्र नहीं हो सकते। जाओ बाबा, माफ करो। ये तो बहुत समझदार निकला। इसे झांसा देना अब मेरे बस की बात नहीं। अब मुझे कहीं और अपना भोजन तलाश करना होगा। शिक्षा, मित्रता हमेशा बराबर वालों के साथ करनी चाहिए।